ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन। मैं हूं खालिद रजा खान। आज हम बात करेंगे एनडीए हुकूमत और मोदी के वजारत उज़्मा के 2 साल की तकमील की। सवाल ये उठता है कि इन 2 बरसों में मोदी सरकार ने क्या खोया और क्या पाया है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। एनडीए हुकूमत और मोदी की वजारत उज़्मा को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। साल 2014 में 26 मई के ही दिन मोदी ने वजीर आजम की हैसियत से हलफ लिया था। वजीर आजम मोदी के 2 साल मुकम्मल होने पर सवाल यह उठ रहा है कि इन 2 बरसों में मोदी हुकूमत ने क्या पाया और क्या खोया। और सवाल यह भी है कि मोदी हुकूमत ने इन 2 बरसों में कितने वादे वफा किए। साल 2014 में लोकसभा इंतखाबात के वक्त नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम से कई बड़े बड़े वादे किए थे, जिनमें ब्लैक मनी को मुल्क वापस लाना, बदनवानी पर लगाम कसना, महंगाई पर काबू पाना वगैरह वगैरह। और उस वक्त मोदी ने मुल्क के अवाम को एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। इख्तिदार के 2 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी ने अपने जश्न का आगाज यूपी के सहारनपुर से किया है। दरअसल बीजेपी सहारनपुर रैली के जरिए एक तीर से कई निशाने साधने की ताक में है। एक तरफ मरकजी हुकूमत का 2 साला जश्न, तो दूसरी तरफ यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए बिगुल बजाना, और तीसरे इस रैली के जरिए बीजेपी कैडर को मुत्तहिद करना और एक प्लेटफॉर्म पर लाना। खैर, इन 2 बरसों में मोदी हुकूमत ने जहां बहुत कुछ पाया है तो वहीं बहुत कुछ खोया भी है। एक तरफ जहां मुल्क की अवाम को इन 2 बरसों में सिर्फ वादे और बैरून ममालिक के सफर ही हाथ लगे हैं, तो वहीं अवाम इस इंतजार में भी है कि यह सरकार एक्शन में नजर कब आएगी। अवाम को इंतजार है अच्छे दिनों का। दूसरी तरफ अपोजिशन मोदी हुकूमत के इन 2 बरसों को खामियों से पुरताबीर कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि इन 2 बरसों में मोदी सरकार ने कहा ज्यादा और किया कुछ नहीं। मोदी बदनवानी पर लगाम लगाने की कसम तो खाते हैं, पर हकीकत में वसुंधरा राजे से लेकर रमन सिंह तक अपने ही वज़राए आला पर लग रहे बदनवानी के इल्जामात को अनदेखा करते हैं। उनकी पार्टी पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात तो करती है, लेकिन मोदी अपनी हलफ बर्दारी तकरीब से लेकर नवाज शरीफ की बेटी की शादी तक में उनसे हाथ मिलाते दिखते हैं। यानी जो गुजरात की गद्दी से दिखता था वो दिल्ली के लाल किले से कुछ और ही दिखता है। उधर मोदी सरकार के इन 2 बरसों में अक़लियतों और खासकर मुसलमानों को भी मायूसी ही हाथ लगी है। मोदी सरकार की मुस्लिम समाज से बेरुखी और फिरका परस्ती को ही हवा मिली यूपी के दादरी वाक़े से, जहां महज गाय के गोश्त रखने की अफवाह पर मुश्तइल भीड़ ने एक मुस्लिम शख्स का बेहमाना कत्ल कर दिया। इस वाक़े को लेकर मुल्क में अदम रवादारी पर एक नई बहस छिड़ गई और अवार्ड और एजाज वापसी के सिलसिले ने मोदी हुकूमत को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसका असर बिहार में देखने को मिला, जहां बीजेपी की करारी शिकस्त हुई। खैर, अब आसाम की जीत ने बीजेपी के लिए कुछ राहत का काम किया है, लेकिन बात फिर इस सरकार के वादों पर आकर रुक जाती है कि मोदी जी अच्छे दिन कब आएंगे। और अब लोग पूछने लगे हैं कि 2019 में क्या होगा। और अब आपको सुनाते हैं कि उत्तर प्रदेश में के सहारनपुर से जो आगाज किया है बिगुल फूंकर यूपी असेंबली इंतखाबात की तैयारी का और अपने 2 साल मुकम्मल होने का, उस पर नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। हमारी कोशिश रही है कि राज्यों को ताकतवर बनाएं। हमारी कोशिश रही है कि राज्य सरकारें भी जनता जनार्दन की भलाई के लिए काम करें। 14,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया था। न शुगर मिल को गन्ना किसानों की चिंता थी, न राज्य सरकारों को चिंता थी। गन्ना किसानों को हमेशा ताकत मिले, ऐसी योजना बनाने के लिए पहले कभी किसी सरकार को चिंता नहीं थी।
वो टुकड़े फेंकते थे, समय निकालते थे और किसान बेचारा उनके इंतजार में रहता था कि चलो इस बार शुगर मिल का कुछ अच्छा हो जाएगा तो भुगतान हो जाएगी। गांव में पक्की सड़क की मांग रहती है। आज मुझे दुख के साथ कहना है, पिछली सरकार में एक प्रकार से सड़कें बनाने के लिए जमीन पर सड़क नहीं नजर आती, पता नहीं पैसे कहां जाते थे। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार के 2 साल, मिसाल या मायाजाल। हमारे साथ मेहमान गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं कांग्रेस के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन राजीव त्यागी साहब बातचीत में शामिल हैं दिल्ली से, और मुंबई से हमारे साथ बातचीत में शामिल हैं बीजेपी लीडर राज पुरोहित साहब, और हमारे साथ दरमियान में अपूर्वानंद जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी बातचीत में शामिल हो रहे होंगे। राजीव त्यागी जी, आपने नरेंद्र मोदी साहब का भाषण सुना 2 साल मुकम्मल होने पर, आपका सबसे पहला रिएक्शन, सबसे पहला रद्द अमल? प्रगति की थम गई चाल, देश का हो गया बुरा हाल। ये मोदी सरकार को एक सेंटेंस में आप डिफाइन कर सकते हैं। कहां तो चिरागा तय था हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर भर के लिए। तो मोदी सरकार ने 2014 में जो वादे किए थे गांव, गरीब, किसान, नौजवान से, जो वादे किए थे मिडिल क्लास से, उसको मैं परत दर परत खोलना चाहूंगा। ये सरकार किसान विरोधी है, किसानों की एमएसपी बढ़ा नहीं रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा नहीं रही है, जबकि प्रश्न नंबर 44 जो 2014 का मैनिफेस्टो था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कहा था कि मिनिमम कॉस्ट प्राइस पे हम लोग 50% प्रॉफिट देंगे, और सुप्रीम कोर्ट के में एक पीआईएल पे उससे मुकर जाती है। इसके बाद आप आइए महंगाई पे। कांग्रेस के शासन काल में अगर चना दाल 47 रुपए थी तो वो बढ़कर के अब 83 रुपए हो गई है। अरहर दाल अगर 74 रुपए किलो थी तो बढ़कर के 169 रुपए हो गई है। उड़द दाल रुपए अगर 71 थी तो अब 210 रुपए किलो हो गई है। खाने के तेल पर 30 रुपए से 40 रुपए लीटर बढ़ चुके हैं। चीनी से 5 से 10 रुपए बढ़ चुके हैं। आज सहारनपुर का आपने बयान दिखाया मोदी जी का, 2800 करोड़ रुपए बकाया अभी 2014 का गन्ने के किसानों का है। मोदी जी से मैं पूछना चाहूंगा, तारांकित प्रश्न जो लोकसभा में पूछे गए उसके आधार पर कृषि मंत्रालय ने माना है कि वो कहीं भी किसी प्रकार से किसानों की आत्महत्याओं को रोकने में अक्षम रहा है। 25% बढ़ोतरी हो गई किसानों की आत्महत्या में। महंगाई में करीब 22% की बढ़ोतरी हो गई है। पाकिस्तान जिस तरह से हम लोगों को आज आंख दिखा रहा है, तो मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि वो 56 इंच का सीना कहां है। रुपया डॉलर की अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो रुपया दम तोड़ रहा है, और कीमतें खाने की जिंसों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। मोदी सरकार ने कहा था कि रुपया वेंटिलेटर पे चला गया 56 रुपए पे, 57 रुपए पे, आज रुपया 68 रुपए है। तो मोदी सरकार से हम पूछना चाहेंगे, क्या रुपया वेंटिलेटर से बाहर आएगा या नहीं आएगा, या इसको आप वेंटिलेटर में परमानेंट रखेंगे? चौथा बहुत महत्वपूर्ण बात यह है खालिद भाई जी कि क्रूड के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटे और वो $30 तक आ गए प्रति बैरल। लेकिन मोदी सरकार ने आम आदमी की, मिडिल क्लास की, जो लोग बाग स्कूटर मोटरसाइकिल रखते हैं, किसान को अपनी डीजल चाहिए आपासी करने के लिए, ट्रैक्टर के लिए डीजल चाहिए, लेकिन डीजल के दाम नहीं घटाए, आपने पेट्रोल के दाम नहीं घटाए, और देश के लोगों की कमर तोड़ने का काम आपने किया। विदेश नीति के नाम पर मैं पूछना चाहूंगा मोदी जी से कि वो कहा। राजीव त्यागी साहब, आपके पास आते हैं, हम और नीतियों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी लीडर मुंबई से मौजूद हैं राज पुरोहित साहब। राज पुरोहित साहब, आपने राजीव त्यागी साहब को भी सुना, और जो नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे थे, क्या जो वादा करके नरेंद्र मोदी की सरकार 2 साल पहले आई थी वो तमाम वादे पूरे होते नजर आते हैं? आप अपनी जुबान में बोलिए। खालिद साहब, त्यागी जी आंकड़े देने में मुझे लगता है एक्सपर्ट है। आंकड़े देना एक बात है और हकीकत दूसरी बात है। किसानों के लिए जो बीमा योजना की वो इनको याद नहीं रही। जो आज तक देश आज़ाद होने के बाद आज तक करके पहली बार किसानों के हित के लिए कोई काम किया हो
और किसानों की सुरक्षा के लिए काम किया गया है, तो वो है इंश्योरेंस किसानों के लिए बीमा योजना, वो याद नहीं रही। महंगाई की बात करते हैं तो कांग्रेस अपने शासन को भूल गया कि कांग्रेस के शासन में महंगाई के कारण ही भारतीय जनता पार्टी शासन में आई। आज ये आंकड़े दे रहे हैं तो उस समय ये आंकड़े कहां गए थे? लेकिन राज तो पुरोहित आंकड़े साहब, देना एक काम है। महंगाई तो बढ़ी, आम आवाम आम जनता महंगाई से तो परेशान है, कीमतें खाने पीने की चीजों की बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, ये तो हकीकत है। सुनिए ना, बता रहा हूं सर, खालिद साहब ये बात भी आप मानना चाहिए सर कि पहली बार देश में करीबन 60% हिस्से पर अकाल की छाया है, दालें पैदा नहीं हुई, महंगाई उसके कारण बढ़ रही है। महंगाई होर्डिंग के कारण नहीं बढ़ रही, या महंगाई इस पार्टी के कारण नहीं बढ़ी, कमी के कारण बढ़ रही है। और उसके लिए भी शासन कृत्य संकल्प है, उसके लिए मेहनत कर रहा है और कर रहा है, और उसमें वो सफलता प्राप्त कर रहा है जी। और ये बात में कोई दो राय नहीं है कि महंगाई बढ़ी है तो उसके लिए प्रयत्न हो रहे हैं। तो क्या कांग्रेस के कोशिशें हो रही हैं? हम आपके पास भी आते हैं। राज पुरोहित साहब हमारे साथ बातचीत में शामिल हो गए हैं, दिल्ली से पॉलिटिकल एनालिस्ट अपूर्वानंद जी। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो तीनों मेहमान राजीव त्यागी साहब, अपूर्वानंद जी और राज पुरोहित साहब से बातचीत जारी रहेगी। फौरन हाजिर होते हैं। ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन, और आज हम बात करें मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर कि 2 साल मिसाल या मायाजाल। हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं दिल्ली से कांग्रेस स्पोक्स पर्सन राजीव त्यागी साहब, और मुंबई से बातचीत में शामिल हैं बीजेपी लीडर राज पुरोहित साहब, और दिल्ली से हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं अपूर्वानंद जी जो ऑब्जर्वर और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अपूर्वानंद जी, आप 2 साल नरेंद्र मोदी की सरकार के पूरे हो गए, आप किस तरह से देखते हैं एक ऑब्जर्वर के तौर पर, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस सरकार के 2 साल को? देखिए, कोई भी राष्ट्र चलता है जब उसकी सारी आबादियों के बीच अमन और एकजुटता का एहसास हो, और सबसे बड़ी बात है कि हर आबादी को वो किसी किस्म की हो सुरक्षा का एहसास हो। अगर इस कसौटी को देखें तो यह सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। सिर्फ विफल नहीं हुई है बल्कि यह भारतवर्ष की 2 बड़ी अल्पसंख्यक आबादियों, मुसलमान और ईसाइयों में खौफ पैदा करने का काम कर रही है। इसके मंत्री, इस सरकार से जुड़ा हुआ राजनीतिक दल और इस सरकार का जो पितृ संगठन है यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके बाकी संगठन, इन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों में खौफ और दहशत पैदा कर दी है, और ये पूरे हिंदुस्तान में है। तो किसी भी सरकार का काम होता है पूरे राष्ट्र को एकजुटता की भावना में बांध कर रखना। अगर इस कसौटी को हम सामने रख लें तो यह सरकार न सिर्फ नाकामयाब है बल्कि यह सरकार इस अपराध में एक तरह से शामिल है, क्योंकि उसके मंत्री यह काम कर रहे हैं। आप आगरा के भाषणों को देख लें, आप मुजफ्फरनगर के भाषणों को देख लें, आपके इसके अलग अलग मंत्री के अलग अलग समय दिए गए बयानों को देख लें, आप इस दल के वरिष्ठ नेताओं के बयानों को देख लें। तो इस तरह से मैं जो बुनियादी काम होता है किसी भी सरकार का, उस बुनियादी काम के एतबार से इसको मैं नाकामयाब मानता हूँ। एक दूसरा, आज के दुनिया में किसी भी राष्ट्र को विकसित माना जाता है, उसकी एक दूसरी कसौटी है शिक्षा और संस्कृति। अगर आप शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में देखेंगे तो शिक्षा में हर जगह 50% से ज़्यादा कटौती बजट की हो गई है जी। अब जब बच्चों के लिए शिक्षा के बुनियादी अधिकार का मसला अभी अपनी पहले कदम रख रहा है, उसी समय आप उसके बजट में इतनी बड़ी कटौती कर देते हैं। हम इस पर भी बात करेंगे अपूर्वानंद जी। हम आते हैं, हमारे साथ राजीव त्यागी साहब भी, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव त्यागी साहब, जो अपूर्वानंद जी बोल रहे हैं,
आपका क्या कहना है? क्या वाकई मुल्क में एकजुटता नहीं, इनटॉलरेंस की बात, इनटॉलरेंस वाकई मुल्क में बढ़ा है इन 2 सालों में, कुछ खास तौर से जो दादरी का वाकया हुआ उसके बाद से? इस पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो क्या कहेंगे आप? देखिए अपूर्वानंद जी, 10 किलोमीटर पे भाषा, शब्द, रीति रिवाज और जिस तरह से संस्कृति बदलती है उससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में एक ही गुलदस्ते में तरह तरह के फूल खिलते हैं। उनको क्या मोदी सरकार एकजुट रख पा रही है? जिस तरह से मोदी सरकार के मंत्री और मोदी सरकार के खुद क्या नाम उसका जो नीति निर्धारक हैं बयान देते हैं और इस तरह के बयान देते हैं जो चुभने वाले बयान होते हैं, वो चिंता का विषय भारतवर्ष के लिए है, पूरे भारतवर्ष के लिए। मैं एक बात बहुत साफ गोई से कहना चाहूंगा, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी लेमैन जो एक छोटा सा आदमी भी है ना, वो भी बेवकूफ नहीं और सब चीजें जानता है। वो जानता कि नेता कहां बोल रहे हैं। उन्हें पता है कि मोदी सरकार हर प्रयास में विफल रही है। अगर नौजवानों को रोजगार के मामले में देखें तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी सरकार ने की थी। श्रम ब्यूरो के आंकड़े के हिसाब से 1,34,000 लोगों को रोजगार 2015 में मोदी सरकार दे पाई है। कहां 2 करोड़, कहां 1,34,000। भ्रष्टाचार पे मोदी सरकार ने जिस तरह से बात की थी और उस पर ही जो जयंत सिन्हा जी हैं, जो वित्त मंत्री है, उन्होंने कहा, उन्होंने राज्यसभा में बयान में दिया है कि सरकार कोई अनुमान नहीं है कि कितना कालाधन विदेशों में है। तो जिस तरह से 15-15 लाख रुपए सब लोगों को देने की बात की गई थी खालिद भाई, तो मैं कहना चाहूंगा कि वो 15 लाख में 72 रुपए और बढ़ गए क्योंकि विजय माल्या जी 9,000 करोड़ रुपए लेके और भाग गए हैं। गुजरात के गैस घोटाला, छत्तीसगढ़ का चावल घोटाला, महाराष्ट्र का चिक्की घोटाला और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार में व्यापम घोटाला जो आपके मध्य प्रदेश में हुआ, क्या कोई गुड घोटाला या बैड घोटाला कोई चीज होती है, या गुड भ्रष्टाचार या बैड भ्रष्टाचार? जी, इस पर भी बात करते हैं, हम इसका जवाब जानते हैं राजपुरोहित साहब। राजपुरोहित साहब, जब सहारनपुर में नरेंद्र मोदी साहब 2 साल पूरा होने पर भाषण दे रहे थे तो उसमें भी ये बात कह रहे थे कि इस सरकार में 2 साल में, बताइए, आम आवाम से, आम लोगों से पूछ रहे थे कि क्या कोई भ्रष्टाचार हुआ, क्या कोई उस तरह का मामला आया गबन का या भ्रष्टाचार का, बदनवानी का, जिस तरह से कांग्रेस सरकार में होता था। क्या जो राजीव त्यागी साहब सवाल उठा रहे हैं उस पर्सपेक्टिव में आपके पास क्या जवाब है या बीजेपी के पास क्या जवाब है? बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये त्यागी साहब अपने राजनीतिक विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन ये भ्रष्टाचारों के नाम ले रहे हैं ना, चिक्की घोटाले, मुझे पूछे, मैं महाराष्ट्र से हूं, कोई घोटाला नहीं हुआ और उसकी जांच चल रही है। व्यापम घोटाले की जांच मध्य प्रदेश में चल रही है। ये एक राजनीतिक मुद्दा लेके चल रहे, ये बात, और बदनाम करने के लिए चल रहे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित कर रही है। और मैं अपूर्णानंद जी से भी कहना चाहता हूं कि आप भी एक विचारधारा से ग्रस्त है। आप एक विशेष विचारधारा को लेके चल रहे हैं और जिस भाषा का आप उपयोग कर रहे हैं वो भाषा भी किसी देश के लिए उचित भाषा नहीं है। और जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं वो भी शब्द नरेंद्र मोदी जी के लिए फिट नहीं बैठते। आप जो भाषा करना चाहते हैं ये भाषा अब सही नहीं है। आप एक तरफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं त्यागी जी, क्या पड़ोसियों के मुल्क के साथ संबंध सुधार करने की कोशिश करना क्या गलत है? या वहां पर जाकर उनसे जी राजीव त्यागी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राजीव त्यागी साहब, वो गलत है जी, ऐसा कैसे है? क्या पाकिस्तान, ये क्या तरीका नहीं है? नहीं, मेरे मित्र ने पाकिस्तान पे बात रखी। मोदी जी ने एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद होना चाहिए और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। अब इन्हें बीच में रोकिए, देखिए प्लीज। जी राजपुरोहित साहब, आप राजपुरोहित जी आपके पास आते हैं। राजीव त्यागी साहब को कुछ बोलने दीजिए, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। मेरा सवाल यह है, देखिए मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको तो कांग्रेस ने तैयार नहीं किया। आपके सवाल में मैनिफेस्टो के महंगाई को लेकर प्रश्न नंबर 10, किसानों को लेकर के 44 नंबर प्रश्न, काले धन को लेकर के 12 नंबर प्रश्न और विदेश नीति को लेकर के 15 नंबर प्रश्न पढ़ ले मेरे मित्र, तो विजय सब समझ में आ जाएगा। मैं कहना चाहूंगा, क्या मोदी सरकार पाकिस्तान से अब हनीमून नहीं मना रही है? लव लेटर तो छोड़ दीजिए, हनीमून में चले गए हैं।
एक रामायण में वाक्य आया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई प्रवचन न जाई। हम तो ये चाहते हैं कि अच्छे दिन आ जाए। क्या अच्छे दिन आ पाए? जी, हम दोनों से बात करते हैं, राज पुरोहित साहब और राजीव त्यागी साहब हमारे साथ। अपूर्वानंद जी, राज पुरोहित साहब जो बोल रहे थे कि आपने जो मोदी सरकार के बारे में जो जिस तरह की भाषा, जिस तरह की जुबान का इस्तेमाल किया वो आपको नहीं, उनको बहुत बुरा लगा कि सरकार पर इस तरह के सवाल नहीं उठाने चाहिए। क्या वाकई अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, अगर उसकी कमी है और कहीं पर बड़ी कमी है तो उसको क्रिटिसिज्म भी झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए? उस पर्सपेक्टिव में आप क्या कहेंगे राज पुरोहित साहब को? मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि वे अपने आलोचकों को यह कह रहे हैं कि वे एक विशेष विचारधारा से ग्रस्त हैं, तो वे भी एक विचारधारा का पालन कर रहे हैं। अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, लेकिन विचारधारा के साथ सरकार में आने के बाद सरकार का फर्ज होता है कि वह देश के प्रत्येक नागरिक के लिए जिम्मेवार होती है। और यदि लातेहार में 2 मुसलमानों को मार डाला जाता है, एक किशोर मुसलमान को मारा जाता है 15 साल के, या कहकर कि ये गाय की तस्करी कर रहे थे, अगर दादरी में एक को मार डाला जाता है, अगर अलग अलग जगह मुसलमानों को रोक कर ट्रक से निकाल कर खींच कर मारा जाता है, अगर गोहत्या को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है, और ये मुद्दा और कोई नहीं, प्रधानमंत्री स्वयं बनाते हैं बिहार के चुनाव के दौरान, तो फिर यह प्रश्न करने का अधिकार इस देश के नागरिक होने के नाते मेरा है कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश के शासक दल का क्या नागरिक है वो आपको 130 करोड़ देशों के बीच में अगर कोई छोटी घटना हुई हो तो जहाँ हिंदू मारा गया वो विषय भी फिर उठाओ, वहां मुसलमान है तो मुसलमान मैं बोल रहा हूं। अरे दुर्भाग्य की बात है, अगर एक किसी मुसलमान पे हमला हुआ है तो उसमें गर्व की बात नहीं हो सकती। इसी मानसिकता का पता चलता है। दादरी कांड है, वो कोई गर्व का विषय नहीं है, दुर्भाग्य की बात है कि दादरी कांड हुआ। राज पुरोहित साहब, आपसे हम बात करेंगे, अभी अपूर्वानंद जी को बोलने दीजिए, एक एक करके हम बात करते हैं। आपके पास भी आएंगे राज पुरोहित जी। जी अपूर्वानंद जी। जी हाँ, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि यह आजाद हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि अगर लेखक अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं तो पूरी की पूरी सरकार उन पर टूट पड़ी। सरकार का जो बड़ा मंत्री है, वित्त मंत्री, वह उन पर टूट पड़ा, नितिन गडकरी जी उन पर टूट पड़े, गृह मंत्री टूट पड़े, बाकी सारे लोग टूट पड़े। यह अभूतपूर्व था। लेखक अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, और सरकार यह कह रही है कि आप सब लोग भाड़े के टट्टू हैं। जी, ये कौन सी भाषा है जी? इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया है ब्रेक का। अपूर्वानंद जी, राज पुरोहित साहब और राजीव त्यागी साहब हमारे साथ बातचीत में शामिल हैं। फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद और इस गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन, और आज हम बात करें मोदी सरकार के 2 साल मुकम्मल होने पर कि 2 साल मिसाल या माया जाल। हमारे साथ तीनों मेहमान बातचीत में शामिल हैं। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन राजीव त्यागी साहब, और बीजेपी लीडर मुंबई से राज पुरोहित साहब, और दिल्ली से हमारे साथ बातचीत में शामिल हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट अपूर्वानंद जी। जी राजीव त्यागी साहब, जो बात अपूर्वानंद जी बोल रहे थे और उस पर जो रिएक्शन राज पुरोहित साहब का है, आप उस दरमियान कुछ बोलना चाह रहे थे, आप इस पर क्या कहेंगे जो अपूर्वानंद जी ने कहा और फिर उसका जो रद्द-ए-अमल था राज पुरोहित जी का? सम्मानित व्यूअर्स से 2 चीज पढ़ना चाहूंगा उनके सामने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा एक बहुत बढ़िया फिलॉसफी थी। और मैं साफ गोई से कहना चाहूंगा कि मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सोच सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को नुकसान करने का काम कर रही है, क्योंकि हिंदू धर्म वसुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानता है, और ये हमको सिर्फ पॉकेट्स में बांट देना चाहते हैं। दूसरी तरफ उनको एक बात और कहना चाहूंगा आरएसएस के लोगों को कि हमने मनाई जंग के मैदान में ईद तक, बंगाल के शिराज से अब्दुल हमीद तक, हमसे वफा की मांगे जिद्दत तो देखिए, गांधी के कातिलों की हिम्मत तो देखिए,
सिराजुद्दौला से लेकर के एपीजे अब्दुल कलाम तक बहुत सारे ऐसे मुसलमान नेता, मुसलमान सिपाही, मुसलमान जितने भी लोग बाग हैं, उन लोगों ने मिलकर के हिंदुओं के साथ इस गुलदस्ता को बनाया है, इस देश को बनाया है। इसको कैसे हम टूटने दें, इसको हम कैसे लहूलुहान होने दें? कांग्रेस का प्रत्येक सिपाही इस बात को लेकर के मुतमईन है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, आरएसएस को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देगी। लेकिन मैं कहना देना चाहता हूं मोदी जी से कि मोदी जी, आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, आप सबको साथ लेके क्यों नहीं चलते हैं? आपके मंत्रीगण इस तरह के स्टेटमेंट क्यों देते हैं? आप उनको रोकते क्यों नहीं है? एक तरफ दलितों की आप अपमान करते हैं, एक तरफ मुसलमानों का अपमान करते हैं, और आप कुत्तों से तुलना करते हैं, आप इस तरह की बात करते हैं और आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपकी दोगली नीति है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, और एक कहना चाहूंगा, भाषणों से देश नहीं चलता है, राशन से देश चलता है। मोदी जी यकीनन राशन से चलता है। हम बात महंगाई की भी कर रहे थे। अपूर्वानंद जी, हम आपके पास राज पुरोहित साहब आते हैं। अपूर्वानंद जी, आप क्या कहेंगे महंगाई को लेकर? चलिए, मुल्क में अदम रवादारी यानी इनटॉलरेंस का माहौल रहा, आम लोग परेशान होते हैं, उसमें तमाम मजहब, तमाम फिरके के लोग हैं कि उनकी जरूरत की चीजें उनको वक्त पर, उनको सही कीमत पर मुहैया नहीं हो पा रही हैं। इस पर तो खैर काफ़ी कुछ लिखा और बोला गया है, और आपके कार्यक्रम में भी शुरू में कहा गया, उस महंगाई को लोग झेल रहे हैं। इसलिए जब उस महंगाई की चर्चा की जाती है तो इस सरकार के लोग पिछले 60 साल की दुहाई देने लगते हैं। पूछा यह जा रहा है कि आप 2 साल से सरकार में हैं, आप क्या कर रहे हैं? इसका जवाब देना चाहिए, न कि यह कि 60 साल में क्या हो रहा था। आपको सत्ता में लाया गया है चीज़ों को सुधारने के लिए, न कि जो 75 रुपये किलो थी वह 160 रुपये किलो बिकने लगे और आप ये कहें कि अभी हम कोशिश में लगे हुए हैं। तो महंगाई हर आदमी झेल रहा है। आप सड़क पर जाएं, किसी व्यक्ति से बात करें जो दिहाड़ी कमाता है, रोज़ मेहनत करके कमाता है, आप उससे पूछें कि उसके लिए 2 जून की रोटी कमाना कितना मुश्किल हो गया है। जी, इस बात को जो नहीं समझता है वही ये कह सकता है कि नहीं सब कुछ ठीक है। एक और दूसरे अर्थशास्त्री जिस भाषा में बात करते हैं, अगर उस भाषा की भी बात ले लें तो आज तो रुपया और डॉलर दोनों की कीमत की तुलना कर लें, रुपया सबसे नीचे है। इतिहास में इतना नीचे रुपया कभी नहीं गिरा था। तो उसके पहले रुपये को लेकर जो व्यंग्य कसा जाता था, तंज कसा जाता था कांग्रेस सरकार पर, आज अगर वही आलोचना की जाती है तो यह सरकार तिलमिला हो जाती है। आपके पास आते हैं राज पुरोहित साहब, आखिर अच्छे दिन कब आएंगे? इतने सारे सवालात हैं कि लोगों को इंतजार है अच्छे दिनों का जो वादा रहा है मोदी सरकार का। अच्छा ऐसा है खाली साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि त्यागी साहब को बहुत दिनों से कोई मंच मिला नहीं, और आपने इनको बुलाकर बढ़िया मंच दिया है जो अपनी गला साफ कर रहे हैं। वस्तुस्थिति ऐसी है कि मुसलमान इस देश में जब से देश की आज़ादी की जंग की शुरुआत हुई तब से मुसलमान और हिंदू बराबर देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है। और मुसलमान समाज इस देश का एक अभिन्न अंग है, ईसाई समाज इस देश का अभिन्न अंग है। जितना हिंदू का अधिकार इस देश में है उतना अधिकार एक मुस्लिम समाज के भाई का और इस्लाम ईसाई समाज के भाई का है। परंतु ये कांग्रेस जब से शासन में आई है, डिवाइड एंड रूल, ये हमेशा आरएसएस के नाम से, विश्व हिंदू परिषद के नाम से। लेकिन एक सवाल इस सिलसिले में मेरा भी है राज पुरोहित साहब, कि जब आपकी पार्टी के लीडर यानी बीजेपी के लीडरान, बीजेपी के कैबिनेट जो हुकूमत में शामिल कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो जब इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं जिसमें आपके एमपीज में साक्षी महाराज हैं, आदित्यनाथ हैं, इस तरह के लोग, और आपके वो साध्वी हैं, वो तमाम इस तरह के जो वज़रा और एमपीज जब बयान देते हैं तब वज़ीर आज़म साहब खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो इसको क्या समझा जाए? मैं जवाब देता हूं। मैं वैसे बहुत छोटा कार्य करता हूं और ये बड़े नेता है, पर एक बात इस ईटीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो, किसी भी मजहब के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में, किसी धर्म की आस्थाओं के बारे में
उन्होंने अपमानजनक बयान नहीं देना चाहिए। और अगर वो अपमानजनक बयान देते हैं तो इससे बड़ा भी दुख की बात कोई नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र भाई ने ऐसी बातों को कभी भी स्वीकार नहीं करते और उन्होंने समय समय पर इन मंत्रियों को और सभी संतरियों को बराबर कहा है कि आप बोलते, लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर कोई सख्त से सख्त कदम उठाते या कोई सख्त कार्रवाई हुई होती तो कोई दूसरा लीडर ऐसी जुबान फिर इस्तेमाल नहीं करता। उठाया है, हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, सख्त से सख्त कदम उठाए गए और वो पार्टी के अंतर्गत उठाए जाते हैं ताकि वो दिखाई नहीं देते। परंतु कोई भी मुसलमान समाज हो, ईसाई समाज हो, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सम्मान का समाज है, इज्जत का समाज है। परंतु ये कांग्रेस वाले, ये समाजवादी और ये साम्यवादी लोग ये बराबर माचिस लगाते रहते हैं। ये नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के करीब आवे, ईसाइयों के करीब आवे। अपूर्वानंद जी से एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद हम राजीव त्यागी साहब के पास आते हैं। अपूर्वानंद जी, जब भी ऐसे बयानात आते हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, वो भी वजीर हैं, चाहे वो एमपी हैं साक्षी महाराज हों, आदित्यनाथ हों, अब तमाम इस तरह के जो लीडरान जब जुबान खोलते हैं और जब जहर उगलते हैं, तो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से जो उम्मीद की जाती है कि सख्त कदम उठाया जाएगा, कोई कार्रवाई होगी, वो नहीं होने से मायूसी होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मायूसी नहीं होती है। इसलिए मुझे उम्मीद नहीं है कि आप बिहार का चुनाव देख लीजिए। जब ऐसा लगा कि चुनाव हाथ से निकला जा रहा है, तो जिस आदमी से आप उम्मीद कर रहे हैं, उसी ने बिहार के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कहा कि आपका आरक्षण एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के लोग छीन के ले जाना चाहते हैं। यह बयान और किसी मंत्री ने नहीं दिया था, यह बयान इस देश के प्रधानमंत्री ने दिया था। और यह बयान क्यों दिया गया था? क्योंकि पिछड़ों और दलितों को डराया जा सके कि उनका आरक्षण मुसलमान छीन कर ले जाएंगे। इसलिए उम्मीद जो लोग कर रहे हैं, मुझको उनकी मासूमियत पर हंसी ही आ सकती है, तरस आ सकता है। उम्मीद ज़रूर अपने वज़ीर आज़म से की जानी चाहिए, प्रधानमंत्री से की जानी चाहिए, लेकिन यह बात बहुत तय है। और मैं आपसे केरल के चुनाव को देख के कह रहा हूँ, देखिए, यह सरकार दरअसल हर राज्य में चुनाव लड़ रही है, केंद्र सरकार चुनाव लड़ रही है, उस मोड़ से ये बाहर नहीं निकल पाई है। और प्रधानमंत्री का बयान है कि चुनाव में गोलबंदी करने के लिए कड़वाहट पैदा करने में कोई नुकसान नहीं है। यह बयान उन्होंने 2014 के चुनाव के बाद दिया था कि कड़वाहट पैदा हुई, अब हम लोग साथ काम करेंगे। इसका मतलब कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी लोगों को अपने इर्द गिर्द गोलबंद करने के लिए, तो उन्हें एक डरावना उनके सामने मैं खड़ा करूँगा, कड़वाहट पैदा करूँगा, लोगों को इकट्ठा करूँगा, तो ये कड़वाहट तो रहेगी ना समाज में, ये जहर रहेगा। इसलिए मुझे नहीं मालूम कि आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं। आप देखिए, कल और परसों दिल्ली में क्या वाक़या हुआ, एक अफ्रीकी की पीट कर हत्या कर दी गई। अब जो व्यक्ति सुबह दोपहर शाम ट्वीट करता रहता है, उसने इस हत्या पर अफसोस जाहिर नहीं किया। उसका नतीजा क्या हुआ? एक बहुत बड़ा राजनयिक संकट खड़ा हो गया, क्योंकि सारे अफ्रीकी देशों के राजदूतों ने धमकी दी कि वो आज अफ्रीका दिवस का बायकॉट कर देंगे। तो हमारे अंदर हमदर्दी की इतनी कमी है और ईमानदार हमदर्दी की इतनी कमी है और बेईमानी है। असम का चुनाव लड़ा गया है मुसलमानों को सामने रखकर, केरल का चुनाव वैसे लड़ा गया है हिंदुओं की गोलबंदी को सामने रखकर, बंगाल का चुनाव लड़ा गया है उसको सामने रखकर। तो फिर आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं एक ज़हती की? किस तरह से आप उम्मीद कर रहे हैं यकीनन आप जिस उस व्यक्ति से कि वह अपने सरकार के मंत्रियों को रोक देगा? मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, मैं ऐसी कोई मांग नहीं करता। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे मायूसी हुई है। जी, राजीव त्यागी साहब, क्या कुछ उम्मीद बचती है? सरकार के 3 साल बचे हैं अभी इस सरकार के, क्या कुछ उम्मीद रखनी चाहिए? अपूर्वानंद साहब जो है वो बोल रहे हैं कि उम्मीद उनको नहीं है कम से कम कि कुछ सुधार होगा, जो ट्रेंड वो देख रहे हैं। उम्मीद उनको होगी भी नहीं। वो एक शेर पढ़ देता हूं दुष्यंत कुमार जी का।
जी राजीव त्यागी जी, कैसे कैसे जलजले आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल अब कुमलाने लगे हैं। ये कमल के फूल 2 साल में कुमला चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही है, मैं आपको बहुत एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं। जी राजीव त्यागी जी, मेरी बारी है या इनकी बारी है खालिद भाई? राजीव त्यागी जी आप बोल रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र को कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और जितने भी 68 साल देश की आजादी को हुए हैं, जब जब कांग्रेस से अलग शासन हुआ है, उन्होंने इतने गड्ढे खोदे हैं देश में, सांप्रदायिकता को लेकर के, जातीय विद्वेष को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, महंगाई को लेकर के, देश की अनेकता में एकता को खंड करके कि कांग्रेस पार्टी को भरने में जी हम बात करेंगे इस पर भी। हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे हम जो फॉरेन पॉलिसी है उसके पहलुओं पर। लेकिन हम यहां पर अपूर्वानंद जी का शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारे प्रोग्राम बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दिल्ली से शामिल हुए। हम लेते हैं यहां पर ब्रेक, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा राजीव त्यागी जी के साथ और राज पुरोहित जी के साथ। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन और हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर कि ये 2 साल कैसे रहे, मिसाल या मायाजाल। हमारे साथ बातचीत में शामिल हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन राजीव त्यागी साहब दिल्ली से और बीजेपी के लीडर राज पुरोहित साहब मुंबई से हमारे साथ बातचीत में शामिल हैं। राज पुरोहित साहब, जो बात राजीव त्यागी साहब बोल रहे थे उसका क्या जवाब है आपके पास? जो तमाम चीज़ों के वो जो आंकड़े दे रहे थे कि सरकार, क्योंकि ये मुल्क जो है वो तमाम लोगों का मुल्क है, जिस तरह से मतलब आप इस पर कुछ बोलना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। नहीं, देखिए, मैं आपसे खालिद साहब भी बात करना चाहता हूँ। दुर्भाग्य है कि जो चर्चा है क्या है कि मोदी साहब सरकार के 2 साल पूरे होने के का उपलक्ष्य में क्या स्थिति है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कौन से पक्ष में है। पर त्यागी जी जिस दिशा में चर्चा को लेके जा रहे हैं और अपूर्वानंद जी जिस दिशा में चर्चा को लेके गए, मुसलमान, नॉन मुसलमान, ईसाई, नॉन मुसलमान, इसे शोभा नहीं देता। एक प्रोफेसर व्यक्ति अगर इस तरह से वो बात को दूसरी दिशा में ले जाएगा तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और त्यागी जी अगर एक अच्छी चर्चा को राजनीतिक रूप देंगे और उसको एक गलत दिशा में लेके जाएंगे तो त्यागी जैसे व्यक्ति जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनको भी ये शोभा नहीं देता। मूल विषय क्या है कि 2 साल पूरे हुए, तो 2 साल पूरे हुए हैं तो जितनी योजनाएं, जितने कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में शुरू हुए हैं उतने कांग्रेस के 60 साल में नहीं हुए। ये बात का सबूत है। किसानों का प्रश्न हो या गरीबों का प्रश्न हो या बेरोजगारों का प्रश्न हो। राज पुरोहित साहब, बार बार ये 60 साल की बात, उसकी मिसाल क्यों दी जाने लगती है? 2 साल में क्या हुआ, हमें कॉन्क्रीट उस पर बात करनी चाहिए। ये तो नहीं, मैं बता रहा हूं इसके लिए कि 2 साल में इतने कंक्रीट काम हुए हैं। क्या नहीं हुआ? 16 करोड़ बैंकों में अकाउंट खुले। क्या ये दुख का विषय, खुशी का विषय? क्या किसानों को बीमा योजना हुई? चलिए, हमने ब्रेक से पहले कहा था कि आएंगे तो हम फॉरेन पॉलिसी पर बात करेंगे, हम उस पर भी बात कर लेते हैं कि पूरे इन 2 सालों में वज़ीर-ए-आज़म साहब नरेंद्र मोदी साहब का ये तमाम लोगों में ये इंप्रेशन है कि वो मुल्क से बाहर ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर मुल्क से बाहर ज्यादा वक्त बिता रहे हैं और लगातार यके बाद दिगरे दूसरे मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, उससे कॉन्क्रीट तरीके से अगर हम पूछें आपसे तो क्या हासिल हुआ? आपको क्या लगता है क्या हासिल हुआ है उन तमाम फॉरेन विजिट से? मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले प्रधानमंत्री है जो विश्व ने उनको एक्सेप्ट किया और आज दूसरे देशों, अभी ईरान में जाके आए, अमेरिका पूरे विश्व को सरप्राइज हुआ, ईरान के साथ संबंध अच्छे किए। कुछ दिनों पहले सऊदी अरेबिया में जाके आए, सऊदी अरेबिया सरकार ने तो उनको हाईएस्ट अवार्ड जो उनकी देश का है वो दिया। उसके पहले वो दुबई जाके आए, उसके पहले वो अफगानिस्तान जाके आए,
उसके पहले वो पाकिस्तान जाके आए, उसके पहले वो नेपाल जाके आए, काठमांडू जाके आए, भूटान जाके आए, लंका जाके आए। तो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा अच्छा काम क्या हो सकता है। विश्व की बड़ी शक्तियों के साथ मिल के जा रहे हैं, वो चीन में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, तो वहां कोई पिकनिक के लिए नहीं जा रहे, वहां पर कोई इस पर भी बात करते हैं। राजीव त्यागी साहब, ये राज पुरोहित साहब का कहना है कि काफी मुल्कों में वो जा रहे हैं और जाने से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है और वो एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर वो इमर्ज करते नजर आए हैं। कॉन्क्रीट अगर हम टर्म में बात करें तो इन फॉरेन विजिट से क्या हासिल होता नजर आया है इन 2 सालों में? देखिए खालिद भाई, एक बात कहता हूं, मोदी जी उड़ान पर, देश ढलान पर। मोदी जी तो विदेशी दौरे कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जाके आए की जगह अगर ये बोलते घूम के आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। कारण है, देखिए मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा विदेश नीति पे। मोदी जी ने बहुत विनम्रता पूर्वक कहा था और 56 इंच की छाती फुला करके कहा था कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान, आप सुनिए मैं जवाब दे दूं प्लीज। देखिए आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आप उत्तेजित मत होइए, आप उत्तेजित मत होइए। मेरी जवाब देने दीजिए। देखिए फिर मैं बोलने नहीं दूंगा आपको, मेरी आवाज बुलंद है आपसे। विदेशों में घूमने आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपका बड़ा सम्मान कर रहा हूँ, बड़ा सम्मान कर रहा हूँ। सुनिए आप पहले पूरी बात। दूसरे देशों में घूमने जा रहे हैं, देखिए मोदी जी उड़ान पे, देश ढलान पे, मोदी जी ने कहा था होने के नाते कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देना चाहिए। क्या गोली और बंदूकों में समझौता हो सकता है? क्या टेरर कैंप चलते हुए बातचीत हो सकती है? क्या पाकिस्तान को 56 इंच का सीना नहीं दिखाया जाना चाहिए? ये मोदी जी के बयान थे। क्या मोदी जी के आने के बाद कोशिश 2014 से 16 के बीच करना चाहिए 1000 बार जम्मू कश्मीर की सीमाओं का पाकिस्तान कर चुका है? ये डीजी बीएसएफ का बयान है, ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। मेरा ये पूछना है उनसे कि मेरे मित्र ये बताएं मुझे कि नेपाल जो हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी हुआ करता था, पाकिस्तान के विरुद्ध करना क्या चाहते हैं? चाइना के साथ जब मोदी जी झूला झूल रहे थे, उस वक्त विदेशी जी जब झूला झूल रहे थे आखिर में और ये कार्यकर्ता लाल आंखों से चाइना से बात करनी चाहिए। जी यूएन में डालना चाहते हैं। जी अभी मैं उनसे सवाल पूछता हूँ राज पुरोहित साहब, वो चाहते क्या है? जी राजीव त्यागी जी आप बोलिए। नियम नंबर 1267 के तहत यूएन में 1267 नियम के तहत अजहर मसूद से लेकर के लखवी की संपत्ति पे बैन लगाया जा सकता था अगर चाइना साथ देता। मोदी जी झूला झूलते रहे, खाकरा जलेबी खाते रहे और उधर यूएन में चाइना ने अपना खेल कर दिया। ये मोदी सरकार की नीति है। अफगानिस्तान में हमारे कॉन्सुलेट पे पाकिस्तान अटैक करता है, मोदी जी खामोश रहते हैं। मोदी जी बात करते थे कि हम पाकिस्तान को। राजीव त्यागी जी, राज पुरोहित साहब का यह सवाल है कि आखिर आप जो बार बार बोल रहे हैं तो आखिर आप चाहते क्या है? आपकी पार्टी क्या चाहती है कि पाकिस्तान के साथ क्या किया जाना चाहिए? ये राज पुरोहित जी पूछना चाहते हैं। बताइए ना। हम ये कहना चाहते हैं जनता को बताइए हवा के कांग्रेस क्या चाहती है, क्या पाकिस्तान के साथ व्यवहार करे? राज पुरोहित साहब, राजीव त्यागी साहब आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। लेकर उन वादों को पूरा करें, उन वादों को पूरा करें, उन वादों पर अमल करें। क्या वायदा किया बताइए? पाकिस्तान को नक्शे पर से मिटा दो, ये आप चाहते हो? आपने वादा किया पड़ोसी मुल्क के साथ प्यार के संबंध नहीं हो, ये बात आप चाहते हो? बदले 10 सर लाने का वादा किया था। नहीं कैसी बात कर रहे हैं? कि बहादुरी में एक मुसलमान भाई का मर्डर हो गया। वादा किया था कि 56 इंच का सीने से जवाब। राजीव त्यागी साहब और राज पुरोहित साहब, हमें आप दोनों का यहां पर शुक्रिया अदा करना होगा। हमारे प्रोग्राम बिग बुलेटिन में मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर हमारा खास प्रोग्राम 2 साल मिसाल या मायाजाल में शामिल होने के लिए दिल्ली और मुंबई से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम बिग बुलेटिन में लेंगे हम एक ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन और हम आज बात कर रहे हैं मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर कि 2 साल ये मिसाल या माया जाल। तमाम मेहमान इस गुफ्तगू में शामिल हुए। सबकी अपनी अपनी राय है। बीजेपी जहां इसको डिफेंड करती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस और दूसरे कई जो ऑब्जर्वर्स हैं, न्यूट्रल या पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी किसी न किसी तौर पर खुश नजर नहीं आए। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि काला धन कब वापस आएगा और अच्छे दिन कब आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप देखते रहिए ईटीवी उर्दू।